हेलो दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम सीटेट जनवरी 2024 को टारगेट में रखते हुए हम संस्कृत शिक्षण के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके पहले वाली कक्षा में हमने 24 क्वेश्चंस किए थे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और पैसेज जो है वो आपका आता ही आता है, तो ये सारे पैसेज जो है रिपीटेड भी आते हैं। लास्ट टाइम जो इसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था जो वो हूबहू आपके पेपर में आया था, इसलिए आप इग्नोर ना करते हुए ये सारे जो है जितने भी क्वेश्चंस और गद्यांश दिए जा रहे हैं आपको यूट्यूब पे वैदिक गुरु चैनल पे, इसको आप पूरा का पूरा देखिएगा ध्यान से। तो अभी हमने 24 क्वेश्चंस कर लिया था इसके पहले वाली कक्षा में, आज हम 25 क्वेश्चन से करेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की महोदय अनुसारम भाषाया अधिगमार्थम सर्वतो महत्वपूर्ण घटकम, मतलब वाइगोत्स्की महोदय के अनुसार भाषा के अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? सामाजिक भाव विनिमय है, पाठ्य पुस्तक है, वेतार यंत्रम है या फिर शब्दकोश है? तो देखिए, वाइगोत्स्की महोदय के अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक, इन्होंने क्या किस पे फोकस किया है? ये ऐसा मानते हैं कि बच्चा जो होता है वो सामाजिक समाज में रहकर भाषा का आदान प्रदान करके ज़्यादा सीखता है। तो इसमें जो है सामाजिक भाव विनिमय जो है ये आपका राइट हो जाएगा। तो आप एग्ज़ाम में जब भी आप देखें ना कहीं भी, अगर वाइगोत्स्की महोदय जी आते हैं तो उसमें ट्रिक में आपको यही है कि सबसे ज़्यादा इन्होंने फोकस सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश पे दिया है। तो यहाँ जहाँ भी आप ये वर्ड देखिए उसको जो है आप इनसे कोरिलेट करिएगा। ठीक है, वाइगोत्स्की से कोरिलेट करिएगा। तो इसके बाद देखिए, तो इसलिए जो है आपका ए आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद का क्वेश्चन देखेंगे हम 26 क्वेश्चन, संभाषण कौशलस्य अभ्यासार्थम अधोलिखितेषु किम सर्वाधिकम उपकारकम भवति। संभाषण कौशल के अभ्यास के अर्थ में अधोलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपकारक होता है? ठीक है, इसमें ऐसा कह रहे हैं कि संभाषण कौशल के अभ्यास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्वाधिक उपकारक है? आपका ए नंबर में क्या है? कस्यचित् विषयस्य उपरि छात्रे एका औपचारिक प्रस्तुति करणीयः। बी नंबर, शिक्षकः छात्रेभ्यः एकम् उद्देश्यमूलकं श्रुतलेखं दद्यात्। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? सी नंबर में प्रदत्तानां संकेतानाम् आधारेण छात्राः कथायाः स्वबुद्धया स्वशब्दैः उपस्थापनं कुर्युः। डी नंबर, छात्रैः एकस्याः परियोजनायाः उत्तमम् अभिलेखनस्य प्रस्तुतिकार्याः। तो देखिए, संभाषण कौशल के अभ्यास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्वाधिक उपकारक है? तो इसमें देखिए, सबसे पहले कि कस्यचित् विषय से, किसी विषय पर ऊपरी छात्र एका लघ्वी औपचारिक प्रस्तुति करनी है, मतलब कोई छात्र जो है एक औपचारिक प्रस्तुति करते हैं। या फिर बी नंबर, शिक्षक छात्रेभ्यः एकम उद्देश्य मूलकम श्रुत लेखम, छात्र को, शिक्षक जो है छात्र को एक उद्देश्यपूर्ण श्रुत लेख देते हैं। या फिर सी नंबर, प्रदत्तानां संकेतानां आधारेण छात्रा कथाया स्वबुद्धया स्वशब्दैः उपस्थापनं कुर्युः। इसका यह अर्थ हुआ कि प्रदत्तानाम, इसमें जो है संकेतक, प्रदत्तानाम संकेतकानाम आधारेण छात्र को संकेत देते हुए, ठीक है, संकेत के आधार पर कथा या कथा को स्वबुद्धि, अपने बुद्धि के द्वारा और अपने शब्द के द्वारा उपस्थापनम कुर्यु, वहाँ पर इसको उपस्थित किया जाए। ठीक है ये आपका सबसे राइट हो जाएगा कि संकेतों के आधार पर, प्रदत्तानाम संकेतानाम आधारेण, संकेतों के आधार पर छात्र कथा में अपनी बुद्धि से, ठीक है, स्वबुद्धि अपनी बुद्धि से, स्वशब्दैः अपने शब्द से, को उपस्थानम कुर्युः
वहाँ पर उसको सम्मिलित करेंगे। ठीक है, तो इसलिए डी नंबर भी हम देख लेंगे। छात्रे कस्याः परियोजनायाः, छात्रों के लिए एक परियोजना उत्तमम अभिलेखनस्य प्रस्तुति कार्यः, ऐसी परियोजना बनाना जिसमें जो है अभिलेख की प्रस्तुति करें। तो देखिए संभाषण कौशल में के अभ्यास के लिए कि बच्चा जो है वो संभाषण कर पाए, इसके लिए सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो सी नंबर हो जाएगा कि दिए गए संकेतों के आधार पर, मतलब उनको एक संकेत दिया जाए, उसके आधार पर छात्र कथा में अपनी बुद्धि से खुद से शब्द को सम्मिलित करेंगे। यह संभाषण कौशल के लिए सर्वाधिक उपकारक रहेगा। इसलिए जो है इसमें सी नंबर राइट हो जाएगा। बच्चा क्या कर रहा है, खुद उसमें जो है अपनी प्रतिक्रिया करके, ठीक है, उसमें उसकी प्रतिक्रिया जो है वो खुद स्वयं के द्वारा की जा रही है। उससे क्या होगा, वो जल्दी बच्चा सीखेगा, चीज़ों को वो जल्दी एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि करके सीख रहा है। जब करके कोई सीखता है तो वो ज़्यादा जो है प्रभावी होता है। तो इसलिए सी नंबर राइट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 27 क्वेश्चन। पठनस्य एकावस्था छात्राणां पूर्वज्ञानेन सह नवीन अधिगृहीतस्य ज्ञानस्य तथा च कक्षायाः बहिः जगतः संबंधस्थापने सहायतां करोति। तो देखिए इसका क्या अर्थ हुआ, इसका यह अर्थ हुआ कि पठन की कौन सी अवस्था छात्रों के पूर्व ज्ञान के द्वारा, ठीक है, पूर्व ज्ञानेन सह, पूर्व ज्ञान के सह मतलब साथ, नवीन अधिगृहीतस्य, नवीन ज्ञान के अधिग्रहण, और कक्षा के बाहर, कक्षा या बही जगतः, कक्षा के बाहर के जगत से संबंध को स्थापन करने में सहायता करता है। पूर्व पठन, मध्य पठन, या फिर पठनात् पूर्वम, या फिर पारे पठनम। तो पूर्व पठन में क्या होता है कि इसमें जो है विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं, और इससे क्या होता है, बच्चे में रुचि उत्पन्न होती है। ठीक है, कठिन शब्दावली के साथ शब्द की पहचान होती है, और उस शब्द से निपटने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बच्चों को। ये पूर्व पठन में हो जाएगा। और मध्य पठन में क्या होता है, यह चरण पाठ से संबंधित है, बजाय पहले पढ़ने के छात्रों के विचारों से। इस चरण के उद्देश्य लेखक के उद्देश्य को समझने में मदद करने के लिए, पाठ के संगठन को समझने में मदद करने के लिए, पाठ सामग्री को स्पष्ट करने के लिए यह मध्य पठन होता है। ठीक है, पारे पठन क्या होता है, पोस्ट रीडिंग जो होती है, पोस्ट रीडिंग क्या होती है, इसमें क्या होता है, खंड में अभ्यास किया जाता है, गतिविधियों के साथ सीखा जाता है। ठीक है, गतिविधियाँ जो होती है वो सीधे पाठ को संदर्भित नहीं करती, बल्कि इससे बाहर होती हैं। ठीक, पठन पाठन अभ्यास का उद्देश्य जो पढ़ा गया है उसे समेकित और प्रतिबिंबित करना चाहिए इसमें। ठीक है, लेखन, बोलने और सुनने के कौशल के लिए इन अभ्यासों को एक सुसंगत तरीके से योगदान देना चाहिए इसमें। और देखिए तो इसमें जो है 27 जो क्वेश्चन है आपका, इसमें राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा, पोस्ट रीडिंग। पोस्ट रीडिंग में क्या होता है, इसमें 4 कौशल आते हैं, पढ़ना, लिखना, सुनना और बोलना। सुबोपली जो होता है, ये चारों इसमें सम्मिलित होते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 4 नंबर हो जाएगा। इसके बाद 28 में देखेंगे, ज्ञानवादी सिद्धांतानुसार बाला भाषाया अधिगमनम प्रभावी रूपेण कुर्वन्ति यदा। तो देखिए इसका अर्थ क्या हुआ कि ज्ञानवादी सिद्धांत के अनुसार बच्चे भाषा का अधिगम तब करते हैं जब ए नंबर कक्षा शिक्षणस्य नियंत्रणे स्यात् तथा च सः छात्राणां कृते अधिकम अवकाशम न ददाति। मतलब इसका यह अर्थ हुआ कि कक्षा जो है शिक्षक के नियंत्रण में होगी और वह छात्रों के लिए अधिक समय नहीं देंगे। ऐसा करने पर छात्र को असर नहीं मिलेगा। ठीक है,
बी नंबर देखिए, व्याकरण से नियमान कंठस्थी कर तुम छात्रान प्रोत्साहनती। व्याकरण नियमों को कंठस्थ करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना। तो ये आपका इसमें कंठस्थीकरण नहीं आएगा, तो ये आपका राइट और पहले ही रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कंठस्थीकरण मैंने आपको कई बार बताया है, याद करना। इसमें कोई जो है ये आपका पॉजिटिव नहीं है। और देखिए सी नंबर, कृष्ण फलकात छात्रा स्पष्टता उत्तराणी लिखंती। कृष्ण फलक मतलब श्याम पट्ट पर जो है छात्रों को स्पष्ट रूप से उत्तर लिखना। श्याम पट्ट से छात्र जो है उत्तर स्पष्ट रूप से लिखते हैं। तो यहाँ तो छात्रों में विचार के अवसर को ही समाप्त कर दिया गया, उनमें विचार कहाँ से आएंगे, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। और पहले में क्या हुआ कि शिक्षक के नियंत्रण में शिक्षा होगी, ये तो आपका कहीं से जिसमें इसमें छात्र को अवसर नहीं मिलेगा, तो ये भी पूरी तरह से गलत हो गया। इसमें जो सबसे राइट हो जाएगा वो हो जाएगा कि विभिन्न कौशलों पर आधारित कार्य, विभिन्न कौशलाधारित कार्येषु गतिविधिषु च सहभागम ग्रहीतुम शिक्षका छात्रान् प्रोत्साहयति। इसका यह अर्थ हुआ कि विभिन्न कौशलों पर आधारित कार्यों की गतिविधियों को कौशल पर आधारित कार्य और गतिविधियों में सहभागी होकर सहभागम ग्रहीतुम शिक्षका छात्रान प्रोत्साहयति। शिक्षक जो है वो छात्र को विभिन्न कौशलों पर आधारित कार्य और गतिविधियों में सहभाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ये राइट हो जाएगा। आप अपने दिमाग से समझिए कि बच्चा क्या है, बच्चों को प्रतिभाग करने के लिए प्रोत्साहित करना ये पॉजिटिव है, तो इसलिए ये राइट हो जाएगा। इसके बाद 29 देखिए, उत्तम श्रोता कौन होता है। कथम शब्दम कथनम भवति इति ज्ञातुम शक्नोति। जिस शब्दों का क्या होगा ये जान सकते हैं, किस शब्दों का क्या होगा। कथम शब्द से कथनम भवति, किस शब्द का क्या होगा, इति ऐसा ज्ञातुम शक्नोति, इस ये ऐसा जानना। या फिर कथम भावनायाः उपयोगः भवति इति अभिज्ञातुम शक्नोति, कौन सी भावना का उपयोग हुआ है ये जानना। या फिर सी नंबर, पृष्ठस्य प्रश्नस्य उचितां प्रतिक्रियां दातुं शक्नोति। पृष्ठस्य पृष्ठ और प्रश्न में उचित प्रतिक्रिया क्या है उसको देना। या फिर प्रत्येकम शब्द समुचितम उच्चारणम कर्तुम शक्नोति, प्रत्येक शब्द का उचित उच्चारण कर सकते हैं। तो इसमें जो राइट आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड नंबर। उत्तम श्रोता क्या करता है, निम्नलिखित पर्याय में से पूछे गए सवालों पर उचित प्रतिक्रिया देने के लिए सक्षम होता है। जो सुनता है समझता है आंसर वही तो करेगा, ध्यान से सुनने वाले ही। जब जो आपको जो है पढ़ाया जा रहा है उसका अगर आपसे कुछ क्वेश्चन किया जाता है और आप उसकी उचित प्रतिक्रिया देते हो, उचित प्रतिक्रिया देने में सक्षम होते हो, तो ही तो आपकी जो है पठन पाठन सामग्री, पठन पाठन क्रिया जो है वो उत्तम होगी। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। पृष्ठ से प्रश्न से जो पूछे गए प्रश्न है उसका उचित प्रतिक्रिया, उसकी उचित प्रतिक्रिया देने में शक्नोति मतलब सक्षम होना, ये आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 30 क्वेश्चन, अधस्तनेषु किम भाषा अधिग्रहणादिगमयो पार्थक्यम वर्तते। इसमें क्या कहा जा रहा है, अधस्तनेषु निम्नलिखित में से क्या भाषा अर्जन और अधिगम में मूलभूत अंतर है। अधस्तनेषु किम भाषा अधिग्रहण अधिगमयो पार्थक्यम वर्तते। भाषा अर्जन और अधिगम में मूलभूत अंतर है। तो देखिए अर्जन में क्या होता है, बालक जो है वो अर्जन कहाँ से करता है, अपने घर परिवार पास पड़ोस से करता है। अधिगम कहाँ से करता है, एक सीधी सरल सी भाषा में अधिगम वो स्कूल में करता है। ठीक है, स्कूली वातावरण में परिवेश में वो शिक्षक से, टीचर से
बच्चों से, मतलब जो सहपाठी होते हैं उनके साथ में पढ़ने वाले, उनसे, इन सब से सीखता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, बालक सुनकर बोलकर भाषा को ग्रहण करता है, अर्जन के अंतर्गत आ गया। और अधिगम में क्या होता है कि बच्चा जो है वो स्कूली परिवेश में सीखता है। ठीक है, इसमें व्याकरण भी सम्मिलित होता है, मतलब उसमें नियम वो सब इंक्लूड होते हैं अधिगम में। तो इसमें पूछा है कि भाषा अधिग्रहण और भाषा अर्जन और अधिगम में मूलभूत अंतर क्या है। शुद्धता और वेग, वेग और उच्चारण, प्रवाह और शुद्धता, भाषा या सम्मुखम। तो इसमें राइट कहाँ हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भाषा या सम्मुखम। भाषा का क्या करना, विद्यार्थी जो है वो दो तरह से भाषा सीखता है, एक अर्जन करके और एक अधिगम करके। ठीक है, तो चॉम्स्की के अनुसार क्या कहा है, वो ऐसा बोलते हैं कि बच्चा जो होता है, बालक जो होता है, वो भाषा सीख, उसमें जो है क्षमता जन्मजात होती है। ठीक है, चॉम्स्की जी ने कहा है कि बालकों में भाषा सीखने की क्षमता जो होती है वो जन्मजात होती है। बच्चा जन्म के बाद से ही भाषा सीखना शुरू कर देता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, भाषा या सम्मुखम। इसके बाद 31 क्वेश्चन देखेंगे। मातृभाषा या संसाधन रूपेण प्रयोग दृष्टिया धोलिखितेषु का उक्ति ही न समीचीनः। इसमें ऐसा बोलते हैं कि इसमें मातृभाषा के संसाधन के रूप में प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी उक्ति समीचीन सही नहीं है। शिक्षण विधीनां विस्तारार्थ मातृभाषा सहायं करोति। शिक्षण, मातृभाषा सीखने के तरीकों का विस्तार करने में मदद करती है। मातृभाषा जो होती है, शिक्षण विधीनां विस्तारार्थम मातृभाषा सहायम करोति, मातृभाषा सीखने के तरीकों का विस्तार करने में मदद करती है। या फिर द्वितीय भाषा उपेक्षाम कर्तुम मातृभाषा सहायम करोति, मातृभाषा दूसरी भाषा की उपेक्षा करने में मदद करती है। या फिर एषा बालानाम, यह बच्चों के सीखने, अधिगमे मतलब सीखने में, चिंतने संप्रेषणे, चिंतन करने में और संप्रेषण करने में, मतलब भाषा का आदान प्रदान करने में सहायक होती है। तेषाम अर्थबोध प्रक्रियायाम मातृभाषा गुणात्मक भूमिका निर्वहति, मातृभाषा उनके अर्थ समझने की प्रक्रिया में गुणात्मक भूमिका निभाती है। तो देखिए जो है आपका मातृभाषा का संसाधन के रूप में आपका ये जो है, इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा, द्वितीय भाषा या उपेक्षा कर्तुम मातृभाषा सहायम करोति। ठीक है, द्वितीय भाषा की उपेक्षा करके मातृभाषा उपेक्षा करने में मातृभाषा सहायक होती है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि निगेटिव किस में बोला गया है। ये देखिए यहाँ पर नकारात्मक, क्वेश्चन में नकारात्मक है तो हम आंसर भी नकारात्मक देखेंगे। तो इसमें सबसे जो है नकारात्मक कहाँ है, उपेक्षा करना, ये भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा, सी भी पॉजिटिव और डी भी पॉजिटिव। अर्थबोध प्रक्रिया मातृभाषा में गुणात्मक भूमिका का निर्वहन करती है, ये राइट हो जाएगा। अधिगम चिंतन संप्रेषण करना, ठीक है। विस्तारार्थ शिक्षण विधिनम विस्तारार्थम मातृभाषायाम सहायकम, तो ये भी आपका राइट हो जाएगा। निगेटिव इसमें कौन सा है, बी नंबर हो जाएगा। तो इस तरह ये निगेटिव है तो हमें क्वेश्चन, ये आपकी ट्रिक है कि अगर क्वेश्चन में निगेटिव है तो हम आंसर भी निगेटिव ही ढूंढेंगे। तो इसलिए आपका ये नकारात्मक, तो ये भी आपका सी नंबर निगेटिव, सॉरी बी नंबर, ठीक है। तो राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। इसके बाद 32 क्वेश्चन देखेंगे। प्राथमिक स्तरे बालस्य भाषा विकासार्थम सर्वति महत्वपूर्णम अस्ति। इसमें ऐसा बोला है कि प्राथमिक स्तर पर बालक के भाषा विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, भाषायाम पाठ्यपुस्तकम, भाषा की पाठ्यपुस्तक, बालस्य आकलनम, बालक का आकलन करना, व्याकरणस्य ज्ञानम, व्याकरण का ज्ञान, भाषा समृद्ध वातावरण। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर बच्चा जो है वो समृद्ध वातावरण के द्वारा ही सीखता है, ठीक।
जितना अच्छा परिवेश होगा बच्चा उतना अच्छा सीखेगा। तो प्राथमिक स्तर पर इसमें जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर राइट हो जाएगा। भाषा या समृद्धम वातावरणम। पाठ्य पुस्तक, आकलन करना बच्चे का, व्याकरण ज्ञान, ये नहीं होगा। फोर्थ नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद ये 33 क्वेश्चन, पत्राधानम पोर्टफोलियो एकम उदाहरणम अस्ति। इसका एक उदाहरण है, कौन सा है उदाहरण पोर्टफोलियो का? उभयम स्वतः, उभयम स्वतः आकलन से शिक्षक आकलन से दोनों का आकलन, स्वतः खुद का और शिक्षक का आकलन होता है। इसमें राज्य बोर्ड द्वारा आकलन होता है। फिर सी नंबर स्वतः आकलन, खुद का आकलन है। फिर डी नंबर शिक्षक आकलन, शिक्षक का आकलन। पहले में शिक्षक और बालक दोनों का बोला है, और इस बी में राज्य बोर्ड द्वारा आकलन किया जाता है, स्वतः आकलन, फिर शिक्षक का आकलन किया जाता है। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा कि उभयम स्वतः आकलन से शिक्षका आकलन से। क्या अर्थ है? भाषा आकलन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है ये पोर्टफोलियो। ठीक, भाषा का आकलन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में क्या होता है, बच्चे का समस्त आकलन किया जाता है। ठीक, प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उपकरण माना जाता है ये, या प्रपत्रों का संगठित और क्रमबद्ध संग्रह हो सकता है। इसमें जो है बच्चे का पूरा रिकॉर्ड इकट्ठा करके रखा जाता है, बच्चों द्वारा किसी विशेष समयांतराल में तैयार किया गया होता है। ठीक, तो इसलिए इसमें जो है दोनों राइट हो जाएगा कि बच्चों की भाषा का आकलन करते हुए उनकी क्रमशः प्रगति को संदर्भित किया जाता है पोर्टफोलियो में। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर की उभयम। उभयम मतलब दोनों, स्वतः आकलनस्य शिक्षक आकलनस्य, स्वतः आकलन खुद से आकलन करना और शिक्षक द्वारा आकलन, स्वमूल्यांकन और शिक्षक मूल्यांकन, इसमें दोनों इंक्लूड होते हैं। खुद का आकलन मतलब क्या, मतलब जो विद्यार्थियों के खुद के तथा शिक्षक दोनों के द्वारा। तो ए नंबर राइट हो जाएगा। कई बार मैंने इसको जो है आपको रिपीट कर दिया, अब आपको ये समझ में आ गया होगा। 33 क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए। पोर्टफोलियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बार ये आया हुआ है। वर्ग पहेलिका क्रीड़ा वर्धयति, वर्ग पहेलिका क्रीड़ा में क्या होता है? वर्ग पहेलिका क्रीड़ा बढ़ाता है, शब्द ज्ञान बढ़ाता है, साहित्यिकम अर्थम साहित्य का अर्थ समझाता है, श्रवण कौशल, लेखन कौशल। तो देखिए वर्ग पहेलिका में आपका इसमें जो है शब्द ज्ञान होता है। ठीक, इसमें आपका शब्द ज्ञान हो जाएगा कि वर्ग पहेलिका का मतलब क्या होता है, शब्दों का जाल, शब्दों में खेला जाने वाला या खेल होती है या पहेली होती है। इसमें शब्द से शब्द को जोड़ा जाता है। इससे हमारे पास बहुत सारे शब्द भंडार हो जाते हैं। पॉजिटिव इसमें यही है, ए नंबर राइट हो जाएगा। इसके बाद 35 क्वेश्चन, संभाषण कौशल से गतिविधि आकलन समय अधोलिखितेषु किम न आवश्यकम। कह रहे हैं कि संभाषण कौशल के गतिविधि के आकलन के समय इनमें से क्या आवश्यक नहीं है? शब्दकोश का उपयोग, भाषण की स्पष्टता, ध्वनि नाम शब्दानाम उच्चारण, ध्वनि शब्दों का उच्चारण, संदर्भ आगता संदर्भ में आए हुए शब्दानाम शब्दों की उचित रूप से प्रयोग करना। तो देखिए आपका इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा कि शब्दकोशस्य उपयोगः। ठीक, संभाषण कौशल के गतिविधि में के आकलन के समय इनमें से क्या आवश्यक नहीं है? शब्दकोश आवश्यक नहीं है। ठीक, बाकी भाषण की स्पष्टता होनी चाहिए, ध्वनि नाम शब्द नाम उच्चारण होना चाहिए, संदर्भ में आए हुए जो शब्द हैं उसका उचित रूप से प्रयोग करना आपको आना चाहिए। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है निगेटिव में आपका शब्दकोश का उपयोग, ये आपका नहीं होगा। ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए 36 क्वेश्चन, भाषा या अक्षर ध्वनि
संबंध स्थापन द्वारा पठनस्य अध्यापनम अस्ति। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हुआ कि भाषा के अक्षर ध्वनि के संबंध द्वारा पठन का अध्यापन होता है। समग्र भाषा विधि द्वारा, आंशिक भाषा विधि द्वारा, प्रत्यक्ष विधि द्वारा, शाब्दिक विधि द्वारा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शाब्दिक विधि द्वारा। भाषा के अक्षर ध्वनि के संबंध की स्थापना के द्वारा पठन का जो अध्ययन होता है, ठीक, भाषा के अक्षर ध्वनि के संबंध के द्वारा पठन का अध्यापन जो होता है, इसमें इस विधि में अक्षरों की ध्वनि की मदद से हम शब्दों का उच्चारण करते हैं। ठीक, अक्षरों की ध्वनि की मदद से हम शब्दों का उच्चारण करते हैं, अक्षर मिलकर ही शब्द बनाते हैं ना। तो ये शाब्दिक ध्वनि इसमें राइट हो जाएगा कि शाब्दिक ध्वनि के अंतर्गत अक्षरों और ध्वनि के संबंध में पठन की मदद होती, पठन को पढ़ने में जो है अध्यापन में मदद होती है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, शाब्दिक विधि। 37 क्वेश्चन देखेंगे। पाठ्य पुस्तकात् बहिर्गमनम इत्युक्ते। पाठ्यपुस्तक बहिर्गमनात्, पाठ्यपुस्तक से परे इस नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? पाठ्यपुस्तक केंद्रित ज्ञानम स्यात्, पाठ्यपुस्तकात् बहिर्गमनं कृत्वा छात्राणां भारम अधिकं न वर्धयेत्, पाठ्यपुस्तकम् अतिरिच्य पूरक पाठन सामग्रीणां संप्रबंधनम, पाठ्यपुस्तकस्य उपेक्षां कृत्वा ततः बहिर्गमनम। देखिए, इसमें पहला हुआ पाठ्यपुस्तक केंद्रित ज्ञान रखें, फिर बी नंबर में पाठ्यपुस्तक के बाहर जाकर छात्रों पर बोझ ना बढ़ाएं, ठीक है, भारम अधिकम न वर्धते, अधिक भार ना जो है बढ़ाएं। सी नंबर, पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त पूरक शिक्षण सामग्री का प्रावधान है, मतलब पूरक शिक्षण सामग्री का प्रबंध करना। फिर डी नंबर, पाठ्यपुस्तक की उपेक्षा करके ततः उसका बहिर्गमनम, बाहर उसको बाहर कर दे, मतलब पाठ्यपुस्तक की उपेक्षा, पाठ्यपुस्तक की उपेक्षा करके उसको बाहर कर दें, बहिष्कृत कर दें। तो देखिए, पाठ्यपुस्तकात् बहिर्गमनम, इसके लिए आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट नंबर, पाठ्यपुस्तकस्य, नहीं, आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा पाठ्यपुस्तकस्य अतिरिच्य पूरक पाठन सामग्रीणाम प्रबंधनम। ठीक है, कक्षा के बाहर ज्ञान का उपयोग कैसे किया जाता है, पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त पूरक पाठ्य सामग्री का प्रबंध करना, ये आपका राइट हो जाएगा सी नंबर। इसके बाद देखेंगे हम 38 क्वेश्चन। शिक्षकः तृतीय कक्षायाः विद्यार्थिनः एकम् आवरकं निर्मातुं निर्देशं ददाति। ऐसा बोल रहे हैं कि शिक्षक जो है वो तृतीय कक्षा के विद्यार्थियों को लिफाफा बनाने के निर्देश देता है। विद्यार्थी निर्देश से पालन करोति, विद्यार्थी निर्देश का पालन करते हैं। भाषा कक्षायाम एक एवं विधि गतिविधि सहायम करिष्यति, भाषा कक्षा की इस विधि में सहायता होगी। भाषा श्रवण कौशल विकास है, श्रवण कौशल में विकास होगा। तेषाम सृजनात्मकतायाः विकास है, इसमें सृजनात्मकता का विकास होगा। लेखन कौशलस्य विकास है, लेखन कौशल का विकास, संभाषण कौशल का विकास होगा। तो देखिए, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तेषाम सृजनात्मकतायाः विकास है, इसमें सृजनात्मकता का विकास होगा। बालक जो जब इन्वेलप बनाएगा लिफाफे को, तो वो अपनी दिमाग को यूज़ करके बनाएगा, ठीक, खुद क्रिया करके बनाएगा, तो इसलिए इसमें सृजनात्मकता का विकास होगा। आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। इसके बाद 39 देखेंगे। संविधान 343 में अनुच्छेद के अनुसार आंग्ल भाषा राजकीय भाषा थी। इस अनुच्छेद के अनुसार आंग्ल भाषा जो है, इंग्लिश भाषा जो है वो राजकीय भाषा है। आंग्ल भाषा सहायक राजकीय भाषा, आंग्ल भाषा जो है सहायक राजकीय भाषा है, या फिर हिंदी राजकीय भाषा है, या फिर हिंदी सहायक राजकीय भाषा है। तो देखिए 343 क्या कहता है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी,
देवनागरी होगी। 343 क्या कहता है कि राजभाषा क्या है? हिंदी है। लिपि क्या है? देवनागरी है। देवनागरी लिपि है। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। ठीक, ये किस में कहा गया है? अनुच्छेद 343 1 में कहा गया है। इसके बाद देखिए, इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी संसद उक्त 15 वर्षों की अवधि के पश्चात विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का, मतलब पहली भाषा अंग्रेजी भाषा, अंकों के देवनागरी रूप का, और का में अंग्रेजी भाषा होगी और खा में देवनागरी रूप में। ठीक है। और संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को राजकीय भाषा कहा गया है। हिंदी को क्या कहा गया है? राजकीय भाषा कहा गया है। और 343 इस ये एक में कहा गया है। एक में क्या कहा गया है कि हिंदी क्या है? राजकीय भाषा है। और 343 दो में क्या कहा गया है? दो के अनुसार अंग्रेजी को सह राजकीय भाषा कहा गया है। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर 4 हो जाएगा। सॉरी, इसमें कौन सा है? आंग्ल भाषा सह राजकीय भाषा अस्ति। बी नंबर राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए 40 क्वेश्चन। अधस्तनेषु अभिजात भाषायाः किं निष्कर्षः नास्ति। ऐसा पूछ रहे हैं इसमें कि अधोलिखित निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय भाषा का निष्कर्ष नहीं है? ए नंबर, भाषा अनुसूचित भाषा वर्ग न स्यात्, भाषा अनुसूचित भाषा वर्ग नहीं है। बी नंबर, भाषाया मौलिक साहित्य परंपरा स्यात् इतर भाषा वर्गेभ्यः उद्घृत साहित्यम न स्वीकुर्यात्। भाषा की एक मूलभूत साहित्यिक परंपरा होगी और वह अन्य भाषा वर्गों से उत्कृष्ट साहित्य को स्वीकार नहीं करेगा। सी नंबर, भाषायाः 1500 या फिर 2000 वर्ष पुरातन इतिहासः लिखित साहित्यम अस्ति। भाषा जो है इतिहास 1500 से 2000 वर्ष पुराना लिखित साहित्य है। डी नंबर, भाषा का कुछ प्राचीन साहित्य महाकाव्य है। तो देखिए इसमें जो है आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भाषा अनुसूचित भाषा वर्गे ना स्यात्। ठीक, शास्त्रीय भाषा के रूप में वर्गीकृत की जाने वाली भाषाओं की पात्रता का पता लगाने के लिए निम्नलिखित मानदंड निर्धारित किए गए हैं। इसमें क्या कहा गया है कि 1500 से 2000 वर्षों की अवधि में इसके प्रारंभिक ग्रंथों के इतिहास की उच्च विशिष्टता, प्राचीन साहित्य का एक निकाय होना चाहिए जिसे बोलने वालों की पीढ़ियों द्वारा मूल्यवान विरासत माना जाता है। ठीक, और शास्त्रीय भाषा अनुसूचित जातियों का की कोई बंधन न होने से भाषा अनुसूचित भाषा वर्ग ना स्यात्, यही आपका उचित होगा। ठीक, तो राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। तो इसलिए आज हम 40 क्वेश्चन ही रखते हैं। आगे हम आपको दी जाएंगी, लगातार क्लासेस दी जाएंगी। ठीक है, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहे। कुछ हेल्थ इश्यू की वजह से आपकी कक्षाएं जो है बीच में रुक गई थी, इसलिए सॉरी उसके लिए। बाकी अभी आपको नेक्स्ट मतलब अभी आपको जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता आपको लगातार पूरे कंटेंट और पूरी क्लासेस दी जाएंगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल वैदिक गुरु चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। ठीक है।